स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 12 से 2 पॉलिटिकल शो। बड़ी खबर एमपी के हरदा से है। वहां पर पटाखा फैक्ट्री में जो धमाका हुआ, कहा यह जा रहा है कि 50 से ज्यादा घरों में आग की लपटें पहुंची हैं। 25 घायलों को अस्पताल भेजा गया है। उनकी हालत, उनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। राहत और बचाव का काम इस वक्त भी वहां पर चल रहा है। जबरदस्त धमाका हरदा में हुआ पटाखा फैक्ट्री। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, बहुत भयानक तस्वीरें हैं और अफरा तफरी का माहौल किस तरीके से वहां पर पैदा हुआ। देखिए, सिर्फ एक धमाका यहाँ पर नहीं हुआ। कहा यह जा रहा है कि रुक रुक करके कई धमाके लगातार होते रहे। जिस तरीके से धुआं यहाँ से उठ रहा है उससे अंदाजा ये लगता है कि बहुत भयानक ये पूरा घटनाक्रम। अब कैसे ये धमाका हुआ है इसको लेकर जांच की जाएगी, लेकिन उससे पहले जो धमाके की तस्वीरें हैं वो बहुत डराने वाली हैं। आसपास पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना, लोग भागते हुए आपको नजर आ रहे हैं। देखिए, लोग जो सड़कों से गुजर रहे हैं उनमें भी अफरा तफरी का माहौल है। कहा यह जा रहा है कि हड़कंप इस हादसे के बाद से। 3 तस्वीर, जबरदस्त धमाका हुआ, धुएं का गुबार यहाँ से उठता हुआ, लोग दहशत में यहाँ पर हैं। 50 से ज्यादा घर बताए जा रहे हैं जहां पर इस वक्त आग की लपटें देखी जा रही हैं। अब यह आंकड़ा बढ़ सकता है। जो 25 घायल बताए जा रहे हैं जिनको अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, उनकी संख्या बढ़ भी सकती है। लोगों में दहशत का माहौल। पटाखा फैक्ट्री और एक के बाद एक लगातार वहां पर धमाके होते रहे। अब कहा यह जा रहा है कई लोग जो इस फैक्ट्री में काम करने वाले वो दबे हो सकते हैं, उनके दबे होने की आशंका है। इसके अलावा 25 लोग जो झुलसे हुए हैं उनको तुरंत ही नजदीकी अस्पताल में शिफ्ट करवा दिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हरदा में आग लगने के संबंध में वहां के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे बात की है, उनसे वो लगातार जानकारी ले रहे हैं, उनकी भी नजर है। अब कैसे ये धमाका हुआ और अभी भी ये कहा जा रहा है कि रुक रुक करके वहां पर धमाके हो रहे हैं। नितिन लगातार बने हैं। नितिन, इस वक्त भी वहां पर क्या धमाके हो रहे हैं और जो लोग घरों में रहते थे आसपास के वो सभी सुरक्षित हैं? हाँ मैम, वहाँ पे अभी जो रहवासी रहते थे उनको तो वहाँ से जिला प्रशासन ने अलग कर दिया है। वहाँ से जो बरगला गांव था वहाँ से सबको दूर कर दिया गया है। वहाँ पर जिला प्रशासन का पूरा अमला मौके पर मौजूद है। जो फायर ब्रिगेड है बताई जा रही है 1 दर्जन से अधिक फायर ब्रिगेड मौके पर है। 33 एम्बुलेंस जिला और भोपाल से पहुंचाई जा रही है, यानी कि हरदा, होशंगाबाद, खातेगांव जो आसपास के जिले हैं वहाँ से एम्बुलेंस भी पहुंची जा रही है। यानी कि पूरी तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त निर्देश दे दिए हैं किस तरह से वहाँ पर राहत जो कार्य है उसको लेकर जिला प्रशासन एक्टिव हो चुका है। यानी कि वहाँ पर पूरी तरह से तैयार जो किस तरह से जो लोग हैं उनको बचाया जाए और वहाँ पर जो ये अज्ञात कारणों से जो आग लगी है इस पर भी कहीं ना कहीं जांच करने के निर्देश भी दिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। नितिन, अंदर जो इस फैक्ट्री में लोग काम करते थे वो अंदर क्या इस वक्त भी फंसे हुए हैं? उनके फंसे होने की आशंका है। जो टीम वहां पर पहुंची है राहत बचाव के लिए या फिर जो अधिकारी पहुंचे हैं वो बता रहे हैं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं? दीपा जी, अंदर कोई जा नहीं पाया तो आग इतनी भयानक है कि पानी जब फायर ब्रिगेड से पानी मारा जा रहा तो आग काबू नहीं हो पा रही, आग बढ़ती जा रही है। इसलिए जब तक वो ठंडी नहीं हो पाएगी आग तब तक कोई अंदर नहीं जा पाएगा। फिलहाल ये जरूर है कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग नीचे पड़े हुए दिख रहे हैं, ये गाड़ियां जली हुई दिख रही हैं, लोगों के घर मकानों में आग लगी हुई, इस तरह से वीडियो जरूर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन अभी प्रशासन पुष्टि नहीं कर पा रहा क्योंकि जब तक वो आग पर काबू नहीं कर पाएंगे तब तक वो पुष्टि भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं जिनको हरदा अस्पताल में भेजा जा रहा है। ठीक है, कैसे ये धमाका हुआ, कितने लोग अंदर हो सकते हैं फंसे हुए, इसको लेकर जानकारी कुछ ही देर के बाद सामने आएगी। अभी वहां पर आग लगातार धधक रही है और आग को काबू करने की कोशिश वहां पर की जा रही है, जैसे कि नितिन जानकारी दे रहे हैं। एमपी के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ। चश्मदीद जो वहां पर मौजूद थे इस धमाके के वक्त, आसपास जो मौजूद थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो जरा आपको सुनवाते हैं। वो रोटी देने आया था और जैसे ही वो रोटी रखा है और भागा, जैसे ही आग पीछे से लगने लगता है।
तो आप कैसे निकले वहाँ से, कैसे निकाला? हम तो भागले थे, हम सोचा तो वो भी भाग गया, वो हमारे आगे भागा पर वो दिखा ही नहीं हमको। कैसे विस्फोट हुआ? ये विस्फोट कैसे हुआ? क्या पता पीछे से। तो तुम वही काम करते हो क्या? कितने लोग वहाँ पे काम करते काम हैं? कर रहे हैं? गन सारे लोग नहीं, कितने, फिर भी कितने होंगे? 50-100। 150-200 लोग हैं। कितने लोगों को निकाला जा सका वहाँ पे? ये इतना ध्यान नहीं तो दिया। तुम फिर कैसे भागे और फिर बच्चा मिला कि तुम्हारा? बच्चा नहीं मिला। अभी अच्छा, बच्चा नहीं मिला। अभी वहाँ अंदर वो लोग फंसे हैं क्या? कितने साल का बच्चा? 8 साल का। क्या नाम है? 8। गणेश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू है। राजू, ठीक है। तो 150-200 लोग अंदर काम करने वाले हैं, ये जानकारी जो चश्मदीद हैं उनकी तरफ से भी दी जा रही है। कुछ लोग वहां से भाग करके बाहर आए, लेकिन अभी भी कहा यह जा रहा है कि वहां अंदर लोग फंसे हुए हैं। नितिन लगातार बने हैं। नितिन, कुछ तो जानकारी वहां पर अधिकारियों को होगी, कितने लोग फैक्ट्री में काम करते थे, कितने लोग बाहर निकाले जा चुके हैं या फिर बाहर आ चुके हैं, कितने लोग वहां पर फंसे हुए हैं? क्योंकि जिस तरीके से आग की लपटें उठ रही हैं उससे मौत की आशंका या फिर जान जाने की आशंका और बढ़ जाती है। नितिन। हाँ दीपा जी, ये बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा घरों को खाली कराया गया है जिला प्रशासन ने, और 30 से ज्यादा घायल हो गए हैं। जो संख्या आ रही है वो 30 से ज्यादा की आ रही है घायलों की, जिनको हरदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन खास तौर पे ये भी बता दूं कि भोपाल के हमीदी अस्पताल में 50 घायलों के इलाज का इंतजाम कलेक्टर भोपाल के कोसलेन ने व्यवस्था कर दी है। वो हमीदी अस्पताल भी पहुंचे, यानी कि ये बड़ी घटना है मध्य प्रदेश की आगजनी की, जो इसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो लगातार अपडेट ले ही रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन सहित तो जो आसपास के जिले के कलेक्टर हैं वो भी एक्टिव है। और जो मजदूरों की बात की जा रही है, ये बताया जा रहा है कि जो फैक्ट्री है जिसमें आग लगी है, पटाखा फैक्ट्री थी, वहां पर कम से कम 30 से 40 लोग उस टाइम काम कर रहे थे, यानी कि वो आसपास में थे, आसपास खेत भी थे, घर भी थे। लेकिन जब अचानक ये तो आग लगी, इससे कई लोग चलने की जो आशंका आ रही है। फिलहाल तो अभी प्रशासन पुष्टि नहीं कर पा रहा है कि कितनी लोग की वहाँ पर जो मौत हुई है या, लेकिन फिलहाल ये बता सकते हैं कि बड़ी घटना है मध्य प्रदेश की। ठीक है, अब सीएम ने भी इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया है। आप रहे हमारे साथ, इस पर हरदा के जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं। ब्लास्ट हुआ है और भीषण आग लगी है, जिसकी वजह से कुछ लोग घायल भी हुए हैं। करीब 20-25 लोग हमने अस्पताल में एडमिट भी कराए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। आसपास के जिलों से हमने एम्बुलेंस, डॉक्टर्स की टीम और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस टीम और एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया है और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे जिला प्रशासन की ओर से जारी है। सर, कितने लोग हताहत होने की संभावना है? अभी 20-25 लोगों को हमने एडमिट किया है और कुछ लोग क्रिटिकल भी हैं। तो अभी भी वहां पर राहत और बचाव का काम जारी है। 30 से 40 लोगों की संख्या हो सकती है। जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त वो फैक्ट्री में काम कर रहे हों। अब कितने लोग बाहर आ चुके हैं या फिर कितने लोग अंदर फंसे हैं, इसको लेकर लगातार जानकारी जुटाई भी जा रही है। जबरदस्त धमाका, एक फैक्ट्री के धमाके की तस्वीर आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर है सड़क की, जहां पर वाहन बिखरे हुए आपको नजर आ रहे हैं। और इस पूरे के मामले को लेकर सीएम मोहन यादव ने संज्ञान लिया है। वो अधिकारियों से लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। जबरदस्त धमाका, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं जो पानी की बौछार के जरिए और भी तरीके से आग पर काबू पाने की कोशिश वहां पर कर रहे हैं। एक के बाद एक कई धमाका यहाँ पर हुआ, एक के बाद एक कई धमाकों से किस तरीके से पूरा आसपास का इलाका दहला गया, अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। लोग समझ नहीं पाए कि अचानक से ये धमाका कैसे हुआ। हरदा से ये खबर है, पटाखा फैक्ट्री, 50 से ज्यादा घर जो आग की जद में आए हैं। हालांकि यहाँ पर जो लोग रहते थे उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया, वो सेफ है। लेकिन 25 से ज्यादा लोग ये बताए जा रहे हैं जो इस वक्त घायल हैं और आसपास के अस्पतालों में जिनको भर्ती किया गया, उनमें से कईयों की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। नितिन बने हुए हमारे साथ। नितिन, अभी भी वहां पर फैक्ट्री में धमाके हो रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है सिर्फ एक धमाका नहीं हुआ, बैक टू बैक कई धमाके वहां पर लगातार होते रहे। हाँ दीपा जी, वहाँ पे कम से कम 4 से 5 धमाके हुए हैं और आग अब धीरे धीरे काबू हो रही है। लेकिन जो आग है, वो आग की जो लपेटें हैं ना, वो कम नहीं हो पा रही है, वो आगे बढ़ती जा रही है। जैसे ही पानी, फायर ब्रिगेड पानी मारती है तो वो आग बढ़ जाती है ना, काबू नहीं हो पा रही। जब तक वो आग काबू नहीं हो पाएगी तब तक जिला प्रशासन उस तक पहुँच नहीं पाएगा। यानी कि फायर ब्रिगेड लगातार कई जिलों से पहुँच रही है, वो धीरे धीरे पहुँच पाई। अभी 4 से 5 फायर ब्रिगेड थी जो जिन्होंने पानी डाला वो खत्म हो गई, वापस वो पानी भरने गई है फायर ब्रिगेड।
ठीक है, सीएम मोहन यादव ने भी ट्वीट किया है इस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने ट्वीट में जो धमाका हुआ उसको लेकर जानकारी साझा की है। अधिकारियों से वो लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनसे वो जानकारी ले रहे हैं कैसे ये हादसा हुआ, इसकी जांच की जाएगी। देखिए आप, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम और आसपास के शहरों से फायर ब्रिगेड की दमकलों और साथ में एम्बुलेंस को वहां पर भेजा जा रहा है, ये जानकारी उन्होंने साझा की। कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह, एसीएस अजीत केसरी, डीजी होमगार्ड को तत्काल हेलीकॉप्टर से हरदा जाने के निर्देश दिए गए हैं, ये बात उनकी तरफ से बताई गई। पटाखा फैक्ट्री में जो दुर्घटना हुई है, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तत्काल घटना का संज्ञान लिया और घायलों के बेहतर उपचार के लिए भोपाल, इंदौर में मेडिकल कॉलेज और एम्स भोपाल में बर्न यूनिट को आवश्यक तैयारी के लिए कहा गया है। 12 से 2 पॉलिटिकल शो आप देख रहे हैं। पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ के हरदा में, और बड़ी अपडेट यह है कि इस पूरे धमाके में 6 लोगों की मौत की खबर है। 50 से ज्यादा घरों में आग पहुंची, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं जहां पर 6 लोगों की मौत हो गई है इस धमाके में। कहा जा रहा है 25 घायलों को हरदा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, कई की हालत गंभीर। राहत और बचाव का काम इस वक्त भी वहां पर जारी है। जबरदस्त धमाका, 20 से 25 लोग घायल, 50 घरों में आग की लपटें, 6 लोगों की मौत की खबर इस वक्त सामने आ रही है। सीएम मोहन यादव ने हादसे के बारे में जानकारी ली। राहत बचाव के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है। 4 तस्वीरें, पटाखा फैक्ट्री जिसमें धमाका हुआ और धमाके की आवाज से पूरा आसपास का इलाका किस तरीके से थर्राया, वो भी तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं। 50 से ज्यादा घर जिन तक आग पहुंची है। धमाके के बाद किस तरीके से वहां पर भगदड़ मची, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। अस्पताल में 25 घायलों का इलाज इस वक्त चल रहा है। पूरा शहर इस धमाके से हिल गया। भीषण आग ने पटाखा फैक्ट्री को पूरी तरीके से घेरा और आग की लपटें, धुएं का गुबार किस तरीके से यहाँ पर उठ रहा है वो आप देखिए। इस पूरे धमाके में 6 लोगों की जान अभी तक गई है। नितिन हमारे साथ लगातार बने हैं। नितिन, 6 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है इस हादसे में। हाँ दीपा जी, जो सिविल सर्जन होते हैं मनीष शर्मा जी, जिनने पुष्टि कर दी है कि 6 लोगों की मौत हुई है। आशा के सिविल सर्जन है जिन्होंने पुष्टि की है कि 6 लोगों की मौत हुई है, और लगातार जो घायल लोग हैं वो हरदा अस्पताल में पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हरदा, ये कौन है 6 लोग नितिन? ये फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं या फिर कौन लोग हैं जिनकी जान गई है? हाँ, ये भाई फैक्ट्री के, दीपा जी ये फैक्ट्री के ही कर्मचारी बताया जा रहा है, जो वहाँ से ही इनको लाया गया है। ठीक है, ठीक है, इस पर लगातार हमारी नजर है। और अब सीधे आपको ले चलते हैं, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है ईडी के एक्शन को लेकर, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। Before the Delhi High Court, they have been found that a false affidavit has been filed in the court of law before the judges. The false affidavit contains some remarks regarding the procurement processes, where the audit report has found the central procurement processes is violative of law, and the drugs which are procured are substandard and are also not in terms of the regulations which need to be obeyed and adhered to. We've also seen the number of beds which Delhi required are less in numbers, and they had promised that they will bring beds up to the international standards. The 3 CT scans for 3 crore people is what Delhi hospitals have in place. We've also seen whether it's drugs, it's beds, it's ventilators, everything is not meeting the standards and is falling short. बड़ी खबर दिल्ली से हमारे पास है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सक्रिय लश्कर-ए-तैयबा मॉड्यूल के एक सक्रिय आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली से बड़ी खबर, लश्कर के आतंकी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। आतंकी का नाम रियाज अहमद बताया जा रहा है, जो पूर्व फौजी रहा है। मनोज मेरे साथी जुड़े हैं फोन लाइन पर। मनोज, और क्या जानकारी है इस आतंकी को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस के पास एक इनपुट था कि आतंकी रियाज अहमद है, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस से वांटेड है। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ऑपरेशन किया था जिसमें 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, और उनके पास से हथियार भी पुलिस ने बरामद किए थे। और ये जानकारी मिली थी कि एक मोस्ट वांटेड अपराधी है जिसका नाम रियाज अहमद है, वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ आने वाला है। और जब ये जानकारी दिल्ली पुलिस की रेलवे पुलिस को मिली, इसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक ट्रैप लगाया, और ट्रैप लगाने के बाद रियाज अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तारी के बाद जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो रियाज अहमद है वो जो J&K में जो
लश्कर तोयबा के जो मॉड्यूल हैं यानी कि जो आतंकी हैं उनको हथियार प्रोवाइड करवाता था, ये जानकारी मिली थी। अब इससे लगातार पूछताछ की जा रही है और जम्मू कश्मीर पुलिस को भी इस बात की जानकारी दे दी गई है कि उनका जो मोस्ट वांटेड आतंकी है, जो अपराधी है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस अब थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेगी और ट्रांजिट रिमांड पर इस आतंकी रियाज अहमद को अपने पास लेकर जाएगी और इससे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार इस दौरान वो कितने आतंकियों को, लश्कर तोयबा के जो आतंकी जो जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, उनको हथियार मुहैया करा चुका है। तो एक दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है, जो कि JNK पुलिस का ऑपरेशन था, उसमें 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। ये एक मोस्ट वांटेड आतंकी फरार चल रहा था, इसको दिल्ली पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। मनोज, मोस्ट वांटेड आतंकी जिसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लश्कर तैयबा का ये सक्रिय आतंकी बताया जा रहा है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। 12 से 2 पॉलिटिकल शो आप देख रहे हैं। आज की बड़ी पॉलिटिकल खबरों को डिकोड करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल भी लगातार बना हुआ है। आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वो खबर है यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी हुई। बड़ी खबर ये जानिए कि उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया और दोपहर 2 बजे यानी कि आधे घंटे के बाद, अब से लगभग आधे घंटे के बाद उस बिल पर चर्चा शुरू होगी। बिल पेश कर दिया गया उत्तराखंड विधानसभा में धामी सरकार की तरफ से। 2 बजे से इस पर चर्चा होगी विधानसभा में। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। प्रश्न यह है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में कृपया आते हैं, जो माननीय सदस्य के विरोध में कृपया नहीं है। बाकी संख्या देते हैं, अनुज्ञा दी गई। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करता हूँ। तो उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश कर दिया गया है। इस पर रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रहे हैं। यूसीसी पर समाजवादी पार्टी के सांसद ST हसन का कहना है कि आप कानून कितने भी ले आए, लेकिन हम वही मानेंगे जो कुरान शरीफ में है। सुनाते हैं। कुरान की हिदायत के मुताबिक है तो हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसी बातें हैं जो हमें कुरान ने हिदायत दी हैं, हम उससे फॉलो करते हैं और आज़ाद हिंदुस्तान में 76 साल से कर भी रहे हैं, किसी को कहीं कोई परेशानी नहीं है। तमाम दुनिया के मुसलमान उन हिदायत को फॉलो करते हैं जो कुरान ने हमें दी, तो हम उसे लास्ट वर्ड मानते हैं, अल्लाह के हिदायत मानते हैं। तो अगर उसके खिलाफ कोई बात नहीं तो हमें क्या एतराज़ है। तो तर्क दिया जा रहा है जो पर्सनल लॉज है उसमें कई तरह की कमियां हैं, महिलाओं को समान अधिकार नहीं है और इस कानून के बाद सबको समान अधिकार मिलेगा, किसी धर्म के हो, महिलाएं हो या पुरुष हो। देखिए, हम अपनी पैतृक संपत्ति में 1450 साल से बेटियों का हिस्सा देते हैं। कितना देते हैं वो अलग बात है, उसकी भी अलग लॉजिक्स है। वही हमें कुरान ने बताया भी गया है, हम वही करते रहेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री SP बघेल साहब, ST हसन साहब ने कहा कि वो UCC के को नहीं मानेंगे, उन केवल कुरान में लिखी हुई बातों को वो लोग मानेंगे। देखिए, अभी हम 21वीं शताब्दी में हैं, हम चांद पे जा रहे हैं, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, विकसित राष्ट्र बनने जा रहे हैं, 5वीं इकोनॉमी पे आ गए, 3री पे आ जाएंगे और 2047 में हम विकसित राष्ट्र होंगे, हम सुपर पावर होंगे, हम नंबर 1 इकोनॉमी होंगे। तो इस प्रकार की कबीलाई संस्कृति से नहीं हो पाएंगे। हम प्रधानमंत्री ने अब तक दिल की मंशा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो सारे जमाने को लेकर के चलना चाह रहे हैं। उनको क्या मान्य होगा, नहीं मानने होगा, ये तो पार्लियामेंट तय करेगी और सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग होती है उसे मानना पड़ता है और संविधान जो है तो वो उनके मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश मोबोक्रेसी से नहीं चलेगा, देश डेमोक्रेसी से चलेगा। तो ऐतिहासिक दिन उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता विधानसभा में पेश किया गया है। संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। संजय, 2 बजे से चर्चा शुरू होगी और क्या आज ही इस पर बहस पूरी भी हो जाएगी? देखिए दीपा, 2 बजे का वक्त है जब UCC बिल पर चर्चा शुरू होगी। बिल की कॉपी जो पूरा विपक्ष है सभी को सौंप दी गई है, वो स्टडी भी कर रहे हैं, लेकिन ये आरोप भी लगा रहे हैं कि सरकार ने
2 बजे इस पर चर्चा करनी है और 11:30 बजे ये बिल की कॉपी दी गई है। मतलब 2.5 घंटे का वक्त है कि 2.5 घंटे में आप पूरा बिल समझ लें क्या है और उसके बाद उस पर चर्चा शुरू कर दें। ये ही आरोप नहीं है, बल्कि ये आरोप भी है कि जो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी, उस बैठक में जो एजेंडा तय हुआ था उस एजेंडे को सरकार फॉलो नहीं कर रही है। उसमें यह तय हुआ था कि प्रश्नकाल होगा, स्थगन संबंधी कार्यवाही होगी, साथ ही साथ नियम 310 के तहत जो चर्चा कराई जानी है, जो विपक्ष के पास अधिकार होता है कि वो सत्ता पक्ष से कई विषयों पर सवाल पूछ सकता है, वो सारी चीज़ें कार्य मंत्रणा समिति में तय हुई थी। लेकिन आज जब एजेंडा जारी हुआ है तो ये सारा का सारा एजेंडा उसमें से ये सारे के सारे विषय उसमें से गायब है। इसी बात को लेकर के विपक्ष लगातार अपना विरोध दर्ज करा रहा है। अब 2 बजे फिर से एक बार वही उम्मीद की जा रही है कि हंगामा होगा विधानसभा के भीतर। बहरहाल बस कुछ ही देर बचे हुए हैं। अब जब 2 बजे का सदन दोबारा शुरू होगा और उसमें यूसीसी पर लेकर के सबसे अहम चर्चा होगी। सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि विपक्ष के पास पूरा मौका है, अगर वो चाहे तो जो चर्चा है उसको आगे ही बढ़ा सकती है। लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द चर्चा समाप्त करके और ध्वनि मत से और बहुमत से इस बिल को पारित कर दिया जाए, इस पर कोई चर्चा ना की जाए। आरोप ये भी है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, कुछ ना कुछ संशय है, जिस कारण से ये जो यूसीसी का बिल है उसकी हमें तभी रिपोर्ट दे देनी चाहिए थी जब कमेटी ने विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। लेकिन तब हमसे कोई चर्चा नहीं हुई, ना इसकी कोई कॉपी दी गई, बल्कि इसको बिल बना करके सीधे सदन पर लाया गया। अब ये यही कहता रहा कि उनको कॉपी नहीं दी गई, ड्राफ्ट की कॉपी। अब आप जानकारी ये दे रहे हैं कि जो यूसीसी बिल पेश हुआ है उसकी कॉपी जो है विपक्ष के विधायकों को भी और तमाम विधायकों को दे दी गई है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। 2 बजे से इस पर चर्चा होगी। देखिए, देश का यूसीसी देवभूमि से झांकी इसकी दिखाई दी है क्या? ये सवाल इसी के साथ ही खड़ा हो जाता है, क्योंकि कहा यह जा रहा कि जो यूसीसी के प्रावधान उत्तराखंड में हैं वो पूरे देश भर में उसी की कॉपी, उसी की झलक कहीं ना कहीं दिखाई देगी। विनोद जी, यही लग रहा है कि ये पूरे देश का यूसीसी होगा जो उत्तराखंड में लागू होगा? देखिए, ये एक पायलट प्रोजेक्ट जैसा है। तो उत्तराखंड में जितनी विविधताएं देश में हैं उतनी उत्तराखंड में नहीं है। तराई का इलाका अगर छोड़ दें थोड़ा सा, वो हालांकि वहाँ भी कुछ ट्राइबल्स हैं, आदिवासी हैं। अभी इसमें देखना पड़ेगा कि आदिवासियों को किस रूप में रखा गया है, उनको क्या एग्जेम्प्ट किया गया है या उन पर भी लागू होगा। क्योंकि ये विरोध जो यूसीसी का शुरू हुआ था जब प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में कहा था और उसके बाद पूरे देश में इस पर प्रतिक्रियाएं आई थी, तो लॉ कमीशन ने सुझाव मांगे थे। तो उस वक्त जो है मुसलमानों की तरफ से तो था ही विरोध, लेकिन 2-3 और क्षेत्र थे, जैसे सिखों ने भी विरोध किया था इसका। राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें, आदिवासियों ने बहुत इस पर आपत्ति जाहिर की थी, एतराज़ जाहिर की। तो उसके बाद ये चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर लगभग शांत हो गई और कहा जा रहा था कि 2024 का एजेंडा बनेगा। तो सीधे तौर पर तो एजेंडा नहीं बन रहा, लेकिन उत्तराखंड में ला करके इसको भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसका एक पुराना जनसंघ के ज़माने से ये एजेंडा है समान नागरिक संहिता का, तो वो इसको अपने राजनीतिक एजेंडे में रखेगी। लेकिन और ये इसीलिए रखा गया कि इसका उत्तराखंड में क्या प्रभाव पड़ता है, इसका किन किन सामाजिक क्षेत्रों से विरोध होता है। अगर सिर्फ अल्पसंख्यकों की तरफ से विरोध होगा तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को सूट करता है, क्योंकि जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसमें वो चीज़ें फिट बैठती हैं। लेकिन अगर आदिवासियों की तरफ से विरोध शुरू हुआ या और समुदायों से विरोध शुरू हुआ तो निश्चित रूप से फिर इस पर कुछ विचार विमर्श सरकार कर सकती है। इसीलिए केंद्र सरकार के स्तर पर अभी इसको परसू नहीं किया गया है। अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में सरकार होगी उत्तराखंड में लागू करके, किस तरीके से रिएक्शंस मिलते हैं। उसके बाद प्रदीप जी, उसके बाद फिर क्योंकि कयास तो यही लग रहे हैं, जो उत्तराखंड का मॉडल है यूसीसी का वही देश भर में भी लागू होगा, जिसकी तैयारी की जा रही है। नहीं, देखिए, बीजेपी इसको जेंडर जस्टिस के कानून के रूप में पेश करना चाहती है। उसके जो विरोधी हैं उनका कहना है ये कम्युनल एजेंडा है बीजेपी का, ये मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों का भी बड़ा वर्ग है जो ऐसा मानता है, ये उनके खिलाफ है कानून। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए इस कानून को, बाकी जो कुछ किया है अपने एजेंडे का लागू किया है, इसको लागू कराना ज़्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि पहली बात तो ये है कि करीब 60-62 ऐसे कानून हैं जिनमें संशोधन करना पड़ेगा। दूसरा सवाल आदिवासियों का है। बीजेपी नहीं चाहेगी कि आदिवासी समाज इससे नाराज़ हो, तो उनको एग्जेम्प्ट करने, उनको जो है अपवाद के रूप में इससे अलग रखने का निश्चित रूप से उत्तराखंड के भी ड्राफ्ट के बारे में जो खबरें आ रही थी कि उसमें से आदिवासियों को अलग रखा गया है, तो अलग रखा जाएगा। अब बीजेपी सीधे राष्ट्रीय स्तर पर इस कानून को लाने की बजाय कोशिश कर रही है कि जहाँ जहाँ जिन राज्यों में उसकी सरकारें हैं वहाँ से इसको पास कराया जाए, एक तरह की स्वीकृति हो जाए, इस पर विरोध जो है धीरे धीरे शांत हो जाए, तब एक राष्ट्रीय कानून इस मुद्दे पर लाया जाए।
लेकिन जो उसके विरोधी हैं उनका मानना है कि ये बीजेपी का जो है ये एजेंडा, पहले तो कहा जा रहा था कि 24 के पहले आएगा तो चुनाव के लिए लाया जा रहा है, अब वो बात खत्म हो गई, 24 के पहले तो नहीं आ रहा है, ये आएगा तो 24 के बाद ही आएगा, लेकिन उसको लेकर विरोध होगा इतना तो तय है। और मनोज्ञा, जिसका जिक्र प्रदीप जी भी कर रहे थे, क्योंकि विपक्ष को एक मजबूत आधार नहीं मिल पा रहा है क्या विरोध करने का, क्योंकि वहां से जो रिएक्शन सामने आए विपक्ष की तरफ से उसमें कहा गया कि कॉपी नहीं मिली है, ड्राफ्ट की कॉपी नहीं दी गई, यूसीसी की कॉपी नहीं दी गई, कोई मजबूत आधार नहीं है क्या? देखिए, ये उत्तराखंड की बात नहीं है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, एक मॉडल के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे राम मंदिर एक स्ट्रक्चर बना है, मंदिर बना है, लेकिन उसको एक पूरे देश में इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे भावनाएं जुड़ी हैं। यहाँ बात दूसरी है, यहाँ आप राजनीतिक भी कर रहे हैं, आप यहाँ पर जुडिशरी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेजिस्लेचर का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से असम में विधानसभा में भी पॉलीगमी के खिलाफ कानून आने वाला है, जिसमें खुद हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है, मुख्यमंत्री असम ने, कि हम ये कानून लाएंगे और हम पॉलीगमी पे रोक लगाएंगे। लेकिन वहाँ पर आबादी 30-35% है मुस्लिम आबादी, जिसकी वजह से उसका सीधा असर उनके वोट और उसके पोलराइजेशन पर पड़ेगा। उत्तराखंड की आबादी को अगर आप देखें तो यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करना आसान हो सकता है, लेकिन इसका रिपरकशन ऑल ओवर इंडिया होगा, क्योंकि ये तो अभी झांकी है, बाकी कानून बाकी हैं, हो जाएगा। एक चीज मैं कह रहा था, जैसे आदिवासियों को एग्जेम्प्ट करने की बात आ रही है, आदिवासियों मतलब 10 करोड़ की आबादी है। विनोद जी, एक सवाल उसी के साथ आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा। सवाल यह है कि नागरिक संहिता आएगी, कितना वोट दिलाएगी, अब इससे कितना फायदा होगा सरकार को, इस पर भी लगातार नजर रहेगी। इसी सवाल के साथ इस पर भी अपनी बात। तो मैं कह करी एक बड़ा एजेंडा आदिवासी वोटों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का है, और आदिवासी करीब 10 करोड़ से ज़्यादा आबादी है आदिवासियों के देश में, 9% 10% के आसपास। अगर आप उनको एग्जेम्प्ट कर देते हैं तो फिर समान नागरिक संहिता कहाँ रही, ये सवाल उठेगा। फिर तो ये प्रश्न अब विरोधियों को मौका मिल जाएगा। इसका मतलब आप टारगेट कर रहे हैं खाली एक कम्युनिटी को। अगर आपने आदिवासियों को एग्जेम्प्ट कर दिया, आपने सिखों को एग्जेम्प्ट कर दिया, पारसियों को एग्जेम्प्ट कर दिया, तो फिर इसका मतलब टारगेट, तो ये एक मुद्दा जरूर उठेगा कि बड़ी आबादी को बाहर करके एक तरफ आप कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो एक देश में 2 कानून नहीं चलेंगे, तो फिर 2 कानून आप चला भी रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। और ये तो कहा ही जा रहा है, इसीलिए प्रदीप जी की बात सही, जेंडर जस्टिस के नाम पर उसको लाने की कोशिश करें। एक विशेष धर्म को ही ध्यान में रख करके अभय जी ये कहा ही जा रहा है, ये तो उत्तराखंड में भी कहा जा रहा है, देश में भी कहा जा रहा है कि उन्हीं को टारगेट करके आप यूसीसी लेकर के आए हैं, वरना फिर सभी को लाइए इसके दायरे में। देखिए, इस बारे में मेरी राय ये है कि ये काम कांग्रेस को करना चाहिए था। ये संविधान ने इस बात की इच्छा व्यक्त की थी कि देश में समान नागरिक संहिता लाई जाए, क्योंकि संविधान इसको लागू नहीं कर पाया था कुछ विशेष, उस वक्त के विशेष कारणों से। कांग्रेस की इतने दिनों तक देश में सरकार रही, कांग्रेस ने इस काम को किया नहीं, वो लगातार इस काम को टालती रही। धीरे धीरे करके देश के बुद्धिजीवी समाज में इसका एक विरोध करने वालों का एक पूरा वर्ग बन गया कि संविधान ने कहा जरूर है, लेकिन इसको अभी करने की जरूरत नहीं। उसके बहुत सारे कारण दिए गए। इस पूरी प्रक्रिया में ये पूरा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की गोदी में आ गया, और उन्होंने अब उस मुद्दे को वो अपने तरीके से कर रहे हैं। उनकी अपनी राजनीति है जो खुली हुई है, उसमें कोई उनको संकोच नहीं है अपने तरीके। अब सब लोग हाय हाय कर रहे हैं इस सवाल पे। देश में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन कामों को कांग्रेस को करना चाहिए था, और कांग्रेस ने उन कामों को नहीं किया। उसका नतीजा ये निकला। अब कांग्रेस को जो 3 तलाक वाली प्रथा है उसके खिलाफ कार्रवाई कुछ करना चाहिए था, नहीं किया कांग्रेस ने। अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब वो सब लोग कह रहे हैं कि ये सांप्रदायिक है, तो भारतीय जनता पार्टी का तो हिंदू एजेंडा है, वो उस हिसाब से चलती है। कांग्रेस का हिंदू एजेंडा नहीं था खुला हुआ, छुपा हुआ था। मैं हमेशा मानता हूं छुपा हुआ रहता था, खुला हुआ एजेंडा नहीं था, तो कांग्रेस को करना चाहिए था। अब तो भारतीय जनता पार्टी तो ये सब करेगी। एक बात और मैं अपने साथियों की बातचीत में जोड़ देना चाहता हूं, उनसे सहमत होते हुए, कि इसका केवल सिखों या पारसियों या आदिवासियों की तरफ से ही विरोध नहीं होगा। हिंदुओं के जो विभिन्न समुदाय हैं, खासतौर से दक्षिण भारत में और देश के दूसरे इलाकों में जो तरह तरह की विवाह प्रथाएं वहां पे हैं, उनकी तरफ से भी इसका विरोध हो सकता है अगर उन चीजों का इसमें ध्यान नहीं रखा गया। ठीक है। नहीं, एक मुद्दा और है जिसका विरोध हो सकता है, उसका आर्थिक आधार है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसकी वजह से जो टैक्स, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है जो आप कह रहे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये बड़ा मुद्दा है। जी ने कहा, मैं सहमत हूँ, ये बहुत ही पेचीदा काम है इसको करवाना, और इसको केवल इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि इससे वोट कितने बढ़ेंगे। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने जब हिंदू विवाह कानून पास कराया था 50 के दशक में, तो वो भी बहुत पेचीदा काम था। उसको 2 हिस्सों में बांट के उन्हें पास कराना पड़ा था। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सियासत तो होती रही पहले, लेकिन किसी भी सरकार ने ये जो की बात कह लीजिए या फिर हिम्मत नहीं दिखाई। अब जब ये हो रहा है तो फिर इस पर सियासत क्यों होनी चाहिए, इससे किसी को दिक्कत क्यों होनी चाहिए? इसी पर लगातार हम बने हुए 12 से 2 पॉलिटिकल शो आप देख रहे हैं। और एक और बड़ी और अहम खबर है, बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह ने पूजा स्थल एक्ट 1991 खत्म करने की मांग की है। सुनवाते हैं आप।
महोदय, उपासना स्थल 1991 में कहा गया है कि पूजा स्थलों की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस कानून में श्री राम जन्मभूमि को अलग रखा गया है। माननीय, यह कानून संविधान में वर्णित समानता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। महोदय, उपासना स्थल कानून 1991 न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है, जो संविधान की बुनियादी विशेषता है। महोदय, यह उपासना स्थल कानून पूर्णतः अतार्किक, असंवैधानिक है। अतः मैं आपके और सदन के माध्यम से देश हित में इस कानून को अविलंब समाप्त करने की मांग करता हूँ। अब देखिए, सवाल इसी को लेकर यह है कि वर्शिप एक्ट के रास्ते मथुरा काशी के वास्ते, क्या यही होता हुआ नजर आ रहा है क्या अभय जी? जब ये बात कह रहे थे तो उनके पास अपने तर्क थे जो उन्होंने सिलसिलेवार पेश किए। अब संसद, अगर ये कानून संसद में ये प्रस्ताव संसद में लाया जाता है, ये प्राइवेट बिल के रूप में, तो मेरे ख्याल से प्राइवेट बिल तो नहीं है, ये तो मांग उन्होंने की है। अगर ये प्राइवेट बिल के रूप में लाया जाता है या सरकार की तरफ से लाया जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी, फिर तो एक तरह से ये पास ही हो जाएगा संसद में। लेकिन प्राइवेट बिल के रूप में भी आ सकता है, और अगर ये सदन पास करता है इसको, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में इसकी समीक्षा भी होगी, क्योंकि इसको खत्म करने के बाद में फिर बहुत तरह की जो राजनीति है, मंदिर, कौन से मंदिर तोड़े गए, किस मंदिर के नीचे क्या मिला क्या नहीं मिला, इस सब के लिए रास्ता खुल जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका अभय जी, और विनोद जी आपका भी, मनोज्ञ आपका, और प्रदीप जी आपका भी। वक्त इतनी ही गवाही देता है। इसी के साथ ही 12 से 2 पॉलिटिकल शो में अभी के लिए बस इतना ही।